नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएच विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आंध्र प्रदेश के लिहाज से। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ साथ विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की है। नारा चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे चंद्रबाबू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनेता शामिल होंगे। नायडू विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नवरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ लेंगे। इससे पहले मंगलवार एनडीए की संयुक्त विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और बीजेपी प्रमुख डी पुरंदेश्वरी ने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नारा चंद्रबाबू नायडू के नाम प्रस्ताव का एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नारा चंद्रबाबू नायडू के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी तरह जेएसपी के संस्थापक पवन कल्याण को विधानसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर के रूप में चुना गया है। नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2 और कार्यकाल पूरे किए। मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले 2 कार्यकाल संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में थे, जो 1995 में शुरू हुए और 2004 में समाप्त हुए। तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया। 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और 2019 तक इस पद पर रहे। चंद्रबाबू नायडू 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए और 2024 तक विपक्ष के नेता बने रहे। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने 164 विधानसभा और 21 लोकसभा सीट हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। बीजेपी विधायक मोहन चरण मांझी बुधवार को ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मांझी के साथ कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। मोहन मांझी की शपथ के साथ ही ओडिशा में 25 साल तक चला पटनायक राज खत्म हो जाएगा। ओडिशा में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाएगी। ओडिशा में बुधवार को क्योंझर से 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। मंगलवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें तीनों नामों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मोहन चरण मांझी क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा मोहन मांझी 2019, 2009 और साल 2000 में भी विधायक रह चुके हैं। डिप्टी सीएम बनने जा रहे कनक वर्धन सिंहदेव पटनागढ़ से और प्रभाती परिदा पुरी की नीमापारा सीट से विधायक है। कनक वर्धन सिंहदेव बोलांगीर के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कनक वर्धन नवीन पटनायक की सरकार में साल 2000 से उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, साल 2004 से 2009 तक शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कनक वर्धन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की है। राज्य की 147 सीटों में से भाजपा को 78 सीटें मिली है। वहीं नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1 और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली है। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से जून 2024 तक
वो 5 बार से ओडिशा के सीएम रहे। साल 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने भाजपा से 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था। साल 2000 और 2004 में बीजेडी बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। भाजपा और बीजेडी ने 2 विधानसभा चुनाव साल 2000 और 2004 गठबंधन में लड़ा था। उस समय बीजेडी एनडीए की सबसे भरोसेमंद पार्टी मानी जाती थी। साल 2000 में बीजेडी ने 68 और भाजपा ने 38 सीटें जीती थी। बुधवार को होने वाले नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई मेहमान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विधायकों और सांसदों सहित लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7। तो लोकसभा के अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 2 बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को यह लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी भी तो स्पीकर पद उनके लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन की तरह साबित होगा। और इसी बीच बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी को भी लोकसभा अध्यक्ष बनाने की बात चर्चा में। बीजेपी को लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं होने की स्थिति में अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सभी की नजरें हैं। मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिड़ला फिर दावेदारी में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच भाजपा के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने से नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। टीडीपी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में कम्मा प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। डी पुरंदेश्वरी के बहाने भाजपा नायडू की पार्टी की परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। डी पुरंदेश्वरी की बात करें तो वे टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी है और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली है। 1996 में एनटी रामाराव के तख्ता पलट के समय चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया था। उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस का दामन थामा था और 2004 में बापटला लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची थी। डी पुरंदेश्वरी 2009 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रहीं, जिसके बाद 2012 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई। डी पुरंदेश्वरी 2014 में बीजेपी में हुई शामिल, जिसके बाद पार्टी में कई जिम्मेदारियों को संभाला। 2020 में ओडिशा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। साथ ही वे छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश प्रभारी रहीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में डी पुरंदेश्वरी राजमहेंद्रवरम सीट से निर्वाचित हुई हैं। साथ ही फिलहाल आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। तेज तर्रार छवि के कारण उन्हें साउथ के सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिड़ला को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में ओम बिड़ला के एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बने रहने की संभावना है। बिड़ला मोदी और शाह के नजदीकी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं। अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। बिड़ला यदि दूसरी बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं और वे इस पद पर अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। 3.5 दशक पहले लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जीएमएससी, बालयोगी, पीएस संगमा जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए। बलराम जाखड़ ने साल 1980 से 1985 और 1985 से 89 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव होने के बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने अपनी नई टीम जल्द ही घोषित करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बदलाव के मूड में नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जितू पटवारी चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए अब अपनी नई टीम बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इन दिनों पीसीसी में बैठकों का दौर चल रहा है, जहां सोमवार को कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की अलग अलग बैठकें हुई, तो वहीं मंगलवार को महिला कांग्रेस की भी बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। जबकि प्रदेश में आगामी उपचुनाव की रणनीति पर भी बात हुई। तो वही सोमवार को बैठक से पहले जितू पटवारी ने कहा कि 1 महीने में उनकी नई टीम सामने आ जाएगी। हर संगठन की मीटिंग होगी। अभी कल महिला कांग्रेस की, आज यूथ कांग्रेस की, फिर हमारा मंथन की जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में उसका विस्तृत कार्य योजना देंगे। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी ने अपनी नई टीम जल्द गठित करने के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार मंथन करने की बात कही। तो वहीं नई टीम में युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की भी बात करते हुए पटवारी नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को हटाकर प्रदेश कांग्रेस की कमान जितू पटवारी के हाथों में सौंपी गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश की जंबो कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन अभी तक जितू पटवारी की नई कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक बाद बलौदाबाजार में हुई हिंसा की घटना ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। साथ ही साथ प्रशासन अब सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो गई। घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहद गंभीरता दिखाई है और अब सरकार एक्शन मोड में है। बलौदाबाजार में प्रदर्शन के बाद उग्र हुई भीड़ ने न सिर्फ कलेक्ट्रेट दफ्तर में आगजनी की, बल्कि कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पूरे शहर में प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की तस्वीरें दिखाई दी। बलौदाबाजार की इस घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर उच्च स्तरीय बैठक की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घटना के बाद बलौदाबाजार पहुंचे और ताजा स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्व्यसन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़, आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं भाई, सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में जैत खाम, 3 जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी।
और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूं कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, उन गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा। और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले बड़े हैं। जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गए, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे। और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। इधर सरकार घटना के तुरंत बाद एक्शन मोड में आ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से घटना की जानकारी ली। उन्होंने आला अफसरों को शांति बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए निर्देशित तो किया, साथ ही समाज प्रमुखों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर स्वयं भी हालात सामान्य करने की दिशा में जुटे रहे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि प्रशासन को लेकर भी सीएम जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इधर सीएम की पहल पर समाज से जुड़े लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के है, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है, गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो, आपके जो भी मांग है वो सबो मांगा पूरा है। हमार जो उद्देश्य हम चाहतन कि वो जो 3 दोषी पकड़ाए हुए तो हम ला इसे लगते कि ओकर पीछे और कोई ना कोई अपराधी मिले हुए, तो मैं आप ला विश्वास दिलाता हूँ ओकर पीछे अगर कोई और अपराधी अगर संलिप्त है तो आप ला बताना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई। तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए, अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो। मोर बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ, शांति व्यवस्था के साथ चलाओ और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। निश्चित ही आप विश्वास रखो, दोषी मन ला पकड़े जाए। निवेदन करना चाहूंगी इस तरह के जो है शांति व्यवस्था बना के रखें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसका जांच भी कराएंगे, जांच में स्पष्ट हो जाएगा कौन दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बलौदाबाजार की घटना के मूल में गिरौदपुरी में जैतखम के पास तोड़फोड़ को लेकर नाराजगी है। इससे लेकर समाज में नाराजगी थी। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अदालत से जेल भेजा गया।
समाज के लोगों का कहना था कि मुख्य आरोपी कोई और है, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके बाद घटना के विरोध स्वरूप प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इसी प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटना घटित हो गई जो कभी नहीं हुई थी। अब सरकार के सख्त रुख के चलते प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। बलौदाबाजार के एसएसपी सदानंद कुमार ने बताया है कि मामले में 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 12 टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज विजुअल के हिसाब से पुलिस की टीम हर जगह रवाना कर दी गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए संबंधित जिले के एसपी से लगातार पुलिस की टीम बातचीत कर रही है। कुछ आरोपियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि एसएसपी सदानंद कुमार ने की। घटना से संबंधित मिले वीडियो, फोटो के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जा रहा है। अब एफआईआर उसमें कर दी गई है और कुल 7 अपराध दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम लगभग 12 टीम बनाई गई है। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियो मिले हैं और जो हमारी टीम के द्वारा भी वीडियोग्राफी किया गया था, उसको एनालिसिस करते हुए जो भी मुख्य आरोपी हैं उनके धरपकड़ हेतु हमारी टीम हर जगह रवाना हो चुकी है और संबंधित जो भी हमारे राज्य के एसपी साहब हैं, जिले के एसपी साहब हैं, उन लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। अभी उस पे अपना कागजी काम चल रहा है और जिसके द्वारा भी इस घटना को कारित किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा जो टीम गठित की गई थी वीडियो सर्विलांस के लिए और उनके द्वारा और आप लोगों के माध्यम से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस मिले हैं और बाकी लोगों के माध्यम से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक एक को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और इस टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हम लोग बढ़ते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर के.एल. चौहान ने घटना के बारे में बताया है कि प्रदर्शनकारियों से लगातार टीम बातचीत कर रही थी। नेतृत्व विहीन होकर इस तरह का काम किया है। पूरे मामले में कलेक्टर ने लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी होने की बात कही। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इधर घटना को लेकर लगातार राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चल रही है। कलेक्टर ने बताया है कि संयुक्त कार्यालय भवन में मिलने वाली सेवाओं को कल से बहाल किया जाएगा। आज साफ सफाई का काम जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में हुए नुकसान को लेकर कलेक्टर ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम जांच में जुटी है। अभी आकलन चल रहा है। राज्य के सीई लेवल के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। लगातार समीक्षा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समीक्षा चल रही है। कल भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण आए थे। आज सुबह हमारे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, जो प्रभारी सचिव हैं जिले के कोमल परदेशी सर, वो आए हैं। उनके साथ जितने भी स्टेट लेवल के विभागों के, खासकर पीडब्ल्यूडी के, ईएनडीएम के और अन्य विभाग के जिनकी यहाँ पे अभी तत्काल जरूरत है, हमको जो सेवाएं हैं बहाल करना है, तो सेवाएं तो हम लोगों ने बहाल लगभग कर दिया है। थोड़ी सी साफ सफाई की जरूरत है। आज दोपहर से हमारा सेवाएं चलता रहेगा। कल भी हम लोगों ने 2:30 बजे तक में कुछ भी काम किया हो, जनदर्शन हुआ है, तो बहुत ज्यादा बात भी हुआ। सर ने जो दिया वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द इसको किया जाए, तो कल से तो हमारा रेगुलर ऑफिस लग जाए। कल 10 बजे से जो हमारा ऑफिस होता है, सारे अधिकारी कर्मचारी आके बैठने लगेंगे। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि उनके जो आवेदन होंगे या जो भी काम होंगे कलेक्ट्रेट में आसानी से आ जाए। फोर्स हमारा पूरा कोशिश किया, लेकिन मॉब ऐसा होता है कि जब नेतृत्व विहीन हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। इसलिए शायद ऐसा हुआ है। उसकी भी समीक्षा हम कर रहे हैं और एसपी साहब उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज की मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया है। बलौदाबाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे कि थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ऐसे में विष्णुदेव साय को और पूरे मंत्रिमंडल को
पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को कि इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। बहुत दुखद घटना है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना इसके पहले कभी नहीं हुई है और इस घटना को देखने से लगता है कि सरकार का दबाव प्रदेश में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ नहीं है, कंट्रोल के बाहर है सरकार के। और इसमें तो मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की पहली घटना है। कलेक्टर और एसपी कार्यालय जला देना अपने आप में मायने रखता है, तोड़ फोड़ करना मायने रखता है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, भीड़ को संभालने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही कहीं पर परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो इसलिए गृह मंत्री को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और परिस्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। लोग आंदोलित क्यों हुए, लोग उग्र क्यों हो गए, इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल रहे होंगे, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई। और नियंत्रण करने का काम सरकार को है। अगर सरकार के नियंत्रण में नहीं था तो समाज के लोगों को बुला के बैठ के चर्चा भी करनी चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं किया। तो इस तरह की घटनाएं होना नहीं चाहिए और ये दुखद घटना हुई है और हम लोगों ने कहा कि समाज के लोग शांति बनाए रखें और आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरे प्रदेश के लिए एक शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटना पहले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुई है। तो ये सरकार ने जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया है, सतनामी समाज के लोग हमेशा प्रताड़ित रहे हैं, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती, ध्यान नहीं देने के कारण लोग आंदोलित हुए हैं। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां तक घटना की बात है, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके घटना की विस्तृत समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ है। समाज को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उन ताकतों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। ये सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और लगातार मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बलौदाबाजार की घटना ने शासन प्रशासन की चिंता तो बढ़ाई ही है, बलौदाबाजार के स्थानीय प्रशासन को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो और बलौदाबाजार में जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाए। INH 24/7 के लिए बलौदाबाजार से देवेश साहू, कुश अग्रवाल के साथ रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ INH विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।